गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल ही में जो है वो ऐसा खबर आ रहा है, कई स्टेट्स में जो है वो ब्लैक फंगस को, म्यूकर माइकोसिस को जो है वो एपिडेमिक भी घोषित कर दिया गया है। और ये भी आ रहा है कि इसके स्पोर्स हवा में है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो म्यूकर माइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, वो कोई नई चीज नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज में जो है एज ए मेडिकल ऑफिसर वहां पे था, मैं कई साल पुरानी बात है, तब वहां पे एक केस आया था म्यूकर माइकोसिस का। तो हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर विश्वास वहां पे उस समय सीनियर डॉक्टर थे, वो हम लोगों को सबको बताया कि भाई देखो एक केस आया हुआ है म्यूकर माइकोसिस का, तुमको दिखाता हूँ। रेयर केस है के ये बीमारी जो है वो बहुत रेयर देखने मिलती है। तो हम लोग फिर देखने गए थे कि भाई कैसे फंगस जो नाक से लेके मुंह तक, ब्रेन तक फंगस जो है, ब्लैक फंगस लग चुका था। ठीक है, मैं पूछा भी उस समय कि सर इनके रिकवरी का चांस क्या है, तो वो बताया कि आपकी नहीं 90% संभावना है कि नहीं बचा पाएंगे, इसमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये बहुत फास्ट फैलता है। ठीक, उस समय की बात है ये, मानकर चलिए 2010 की बात होगी, 10 की या 9 की बात होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सडनली सर ये म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस इतना कैसे फैलने लगा है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो इम्यूनिटी है, कोई भी वायरस इन्फेक्शन जो होता है वो ल्यूकोसाइटोपेनिया करता है, वो आपका WBC काउंट तेजी से नीचे गिराता है। ठीक है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोविड हो, WBC काउंट तेजी से नीचे गिरता है। और यहां पर क्या होता है कि अभी जो सेकंड वेव जब आया ना, तब देखा गया कि प्लेटलेट काउंट भी तेजी से नीचे गिरा, WBC काउंट भी तेजी से नीचे गिरा, और WBC काउंट तेजी से नीचे गिरा और काफी दिन तक वो नीचे ही रहा हो। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं एक्चुअली के, यानी बॉडी का, यदि सिंपल सी बात है कि कहीं पे लूट मार हो रही है, तो कोई कहीं पे लूट मार चल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लूट मार नहीं करते, वे भी कुछ सामान उठा ले आते हैं वहां से। कई बार ऐसा होता है, लोगों का भीड़ को देखा दे कि भीड़ व्यवहार करती है। तो म्यूकर माइकोसिस में भी क्या है कि जो म्यूकर फंगस है, ब्रेड मोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जो राइजोपस भी होता है, म्यूकर भी कहते हैं इसको, ये जो फंगस है ये बड़ा कॉमन है। ये हमारे फूड में होता है, हमारे आसपास होता है, हमारे घर के अलमारियों में कहीं पर भी होता है। कह रहे इस फंगस को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले था ही नहीं है, ये हमारे समय साथ हमेशा से प्रेजेंट है, हर चीज में प्रेजेंट है। लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इसको तुरंत आते से, और ये लो वायरुलेंसी का होता है, बहुत धीमे धीमे ग्रो करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा इसको रोक देता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी कोविड के चलते इम्यूनिटी डाउन हुआ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं, लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड जो है वो, स्टेरॉइड इज वेरी गुड मेडिसिन के, वो इमीडिएट इफेक्ट देते हैं, लेकिन वो आपका इम्यून सिस्टम तेजी से नीचे कर देते हैं। तो जो ब्लैक फंगस का जो खतरा हुआ ना, वो हुआ किसके कारण? वो हुआ है बेसिकली जो है शुगर लेवल शूट करने के कारण। एंड देखो, इस ब्लैक फंगस को ग्रोथ करने के लिए दो चीजें चाहिए इसको। एक तो इसको ब्लड में शुगर चाहिए जो नॉर्मल से ऊपर होना चाहिए, दूसरा इसको इम्यून सिस्टम कमजोर चाहिए। कमजोर इम्यून सिस्टम, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, और फेरिटीन, सीरम फेरिटिनिन लेवल का बढ़ जाना, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो ब्लैक फंगस के को बढ़ावा देते हैं। इसलिए ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन सडनली बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि ये एक से दूसरे में तुरंत फैल रहा है, ये उन लोगों में जिनका इम्यूनिटी कमजोर है उनके अंदर फैल रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि भाई आप यदि किसी ब्लैक फंगस वाले व्यक्ति के आसपास निकलो तो आपको भी ब्लैक फंगस हो जाएगा, ऐसा नहीं। कोविड नहीं है ये आपका इम्यून सिस्टम और फंगस के बीच है, और जो कहीं पर भी जहां कहीं भी आप प्रेजेंट है वहां पर भी ब्लैक फंगस हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस समय नो डाइटिंग, खाना अच्छे से खाइए, विटामिन सी का मेडिसिन लीजिए, जिंक का मेडिसिन लीजिए, कि जिंक का टेबलेट लीजिए, विटामिन सी का टेबलेट लीजिए, और अच्छे से खाना खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और हेल्दी रहिए, और कोविड से बचिए, क्योंकि कोविड जो है वो सिंगल फैक्टर जो इम्यूनिटी को जो है वो तेजी से डाउन करता है। ठीक है, कई आप में से कई लोगों ने बोला सर ब्लैक फंगस के बारे में कुछ बताइए। अब ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट जो है इनिशियल फेज में यदि किया है तो ट्रीटमेंट आता है, सर्जिकल डिब्रेटमेंट करते हैं कि जो सर्जरी वाला जो हिस्सा होता है उसको, जो अफेक्टेड हिस्सा उसको सर्जरी से छील कर निकाल देते हैं उसको। ठीक है, और इसके अलावा जो है एम्फोटेरिसिन बी जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि अब लोगों को लगा भाई दवा कहाँ गई, दवा भी नहीं मिल रही कई जगह पर, क्योंकि दवा का प्रोडक्शन इतना कम था। इंटरेस्टिंग बात है कि इस दवा का प्रोडक्शन इतना कम था क्योंकि केसेस ही कम थे, होते ही नहीं थे केस ना, कि बहुत कम रेयर केस थी, तो रेयर बीमारी थी, दवा भी कम बना करती थी। लेकिन अब सडनली केसेस बढ़ गए, तो दवा का प्रोडक्शन बढ़ाने में कंपनी को 10-15 दिन का वक्त लगेगा, थोड़े दिन में दवा सब जगह पे आ जाएगी ये भी। ठीक है, चलिए,
तो आज हम बात करेंगे, तो ये तो बात की ब्लैक फंगस के बारे में, तो चिंता मत कीजिए भाई, आपका सबसे बड़ा दोस्त जो है ना वो आपका इम्यून सिस्टम है। अच्छे से खाना खाइए, टाइम पे खाना खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है ना बेटा। और बाकी जिंक का टैबलेट खाना, तो जिंकोनिया नाम का टैबलेट आता है, जिंकोविट नाम से टैबलेट आता है, जिंकोविट ले लो, मल्टीविटामिन है वो, जिंकोविट एक टैबलेट रोज खा लिया नाश्ते के बाद, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। अब ये मत बोलना सर जिंकोविट वालों से कोई टाइप में, तो कंपनी का नाम तक नहीं है, भूल गया उसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब वी हैव सर्टेन मेडिसिन इन अवर पॉकेट में, पता है कि क्या मेडिसिन लिखना चाहिए लेफ्ट और राइट, तो वो लिखते हैं, कोई दूसरा ब्रांड भी सकता है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता उससे। चलिए आज हम बात करेंगे फिर से सैपियंस बुक में। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक एवर। आप में से कई लोग जो है सैपियंस बुक का, मैंने पिछली बार कोई पैराग्राफ लिया था उसको लेकर सहमत नहीं थे, तो मैं क्लियर कर दूं आपको। विज्ञान को समझना है आपको, मानव सभ्यता को समझना है आपको, तो दिमाग के दरवाजे बंद रखकर आप नहीं समझ सकते। आपको दिमाग के दरवाजे खुले रखने होंगे कि किसी नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको पुरानी पूर्वाग्रह से बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहीं कूप मंडूक बनकर रह जाएंगे। कि चाहे आप कोई भी धर्म की किताब पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, आप जब तक दिमाग के दरवाजे खुले नहीं रखेंगे आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए इतने बड़े ऑथर को या इतनी बड़े बुक को, जिसको तमाम साइंटिस्ट, तमाम डॉक्टर्स जिस बुक को जो है वो बड़ा वैल्यू देते हो, उसको खारिज कर देना कि सर इसमें बातें खिलाफ लिखी हैं, धर्म के खिलाफ बातें लिखी हैं, इसमें ये मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक। और हमें मालूम है कि यहाँ पे तक मूर्खता की कोई गुंजाइश नहीं है ना। चलिए, तो मैं इसमें जो है मेरे पास इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, मैं हिंदी वर्जन ही लेता हूँ इसमें। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है पेज नंबर 287 पर, प्रगति का आदर्श, ठीक है। वैज्ञानिक क्रांति से पहले तक मानव संस्कृतियां प्रगति में विश्वास नहीं करती थी। मतलब जब तक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक जो है ह्यूमन रेस जो है वो कभी भी जो है वो डेवलपमेंट पे यकीन नहीं करती थी। अब सुनिएगा, बहुत मजे की बात है, हम लोग बोलते हैं ना सतयुग था, पहले एक जमाने में सतयुग था, बहुत अच्छा था, ऐसा था वैसा था, तो देखो लिखते हैं, उन्हें लगता था कि स्वर्ण युग कहीं अतीत में था, स्वर्ण युग कहीं अतीत में था, और यह कि दुनिया की हालत अगर बिगड़ नहीं रही है तो कम से कम वह निष्क्रिय तो हो चुकी है। उनका मानना था कि अतीत की प्रज्ञा, मतलब जो पुरानी यादें हैं, का सहारा ही शायद अच्छे पुराने वक्त को वापस ला सकता है। जो पुरानी अतीत की सीख है, अतीत में जो सीखा है हमने पास्ट में, वही हमको हमारे को तरक्की दिला सकता है। और मनुष्य की प्रतिभा ही जीवन के इस या उस पहलू में सुधार ला सकती है। लेकिन दुनिया की बुनियादी समस्याओं पर विजय पाना मनुष्य के ज्ञान और अनुभव के बूते की बाहर की चीज मानी समझी जाती थी। मतलब ये बोलते थे वो कि जो भी हमारी समस्याएं आसपास, उन बुनियादी समस्याओं पर विजय पाना, ठीक है, और वो मनुष्य के रेंज के बाहर है वो। अब देखिए क्या लिखते हो, अगर मोहम्मद, ईसा, बुद्ध और कन्फ्यूशियस भी दुनिया को अकाल से, महामारी से, निर्धनता से और युद्धों से निजात नहीं दिला सके, तो हम यह करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जबकि वे जानने योग्य हर चीज को जानते थे। तो लोगों का मानना था कि गौतम बुद्ध हुए, मोहम्मद पैगंबर हुए, ईसा हुए, कन्फ्यूशियस, ये तक लोगों को युद्ध से नहीं बचा पाए, महामारी से नहीं बचा पाए, अकाल से नहीं बचा पाए, निर्धनता से नहीं बचा पाए, तो हम कैसे कर पाएंगे। आम आदमी वैसे सरेंडर कर दिया सुन के। बहुत सी आस्था पद्धतियां मानती हैं कि एक दिन आएगा, तमाम रिलीजन, कई रिलीजन मानते हैं कि एक दिन आएगा जब कोई मसीहा प्रकट होगा और सारे युद्धों, अकालों, जहां तक कि मृत्यु तक को खत्म कर देगा। लेकिन मानव जाति नए ज्ञान की खोज और नए उपकरणों के इजाद की मदद से यह सब कर सकती है। यह धारणा, यदि कोई बोलता था कि भाई इंसान कुछ कर पाएगा, इंसान जो है वो महामारी रोक पाएगा, इंसान ये कर पाएगा, वो कर पाएगा, तो लोग बोलते थे कि यह धारणा हास्यास्पद है, हंसने योग्य है, बल्कि उससे भी बेहतर है, उससे भी बदतर है, और इसे हेकड़ी समझा जाता था। टावर ऑफ बैबल के किस्से, इकारस के किस्से, गोलेम के किस्से और ऐसी असंख्य मिथ को, ये बिलीफ है, प्रिमिटिव बिलीफ है, ने लोगों को सीख दी कि मानवीय सीमाओं के परे जाने की कोई भी कोशिश अपरिहार्य रूप से निराशा और विनाश की ओर ले जाती है। लोगों को समझाया गया कि भाई आप ह्यूमन कैपेबिलिटी के ऊपर जाकर कुछ सोचेंगे, आप
कोई आप ऐसी चीज सोचेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो आपको जो है वो निराशा की ओर ही ले जाएगी। वो जब आधुनिक संस्कृति ने यह स्वीकार किया कि ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वह अभी भी नहीं जानती, और जब अज्ञान की उस धारणा का मिलन इस विचार के साथ हुआ कि वैज्ञानिक खोजें हमें नई शक्तियां उपलब्ध कर सकती है, तो लोगों को यह लगना शुरू हुआ कि अंततः वास्तविक प्रगति मुमकिन है। अब नई जनरेशन जो 19th और 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की जो जनरेशन थी, उसने इस बात को यकीन करना शुरू कर दिया उसने कि हमारी जो पुरानी चीजें लिखी हुई हैं उनमें कई चीजें ऐसी जो नहीं लिखी गई हैं। मतलब आज भी हम सब कुछ नहीं जानते हैं, आज भी बड़ा अज्ञान है। अज्ञान को पहचानना ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि में पहला कदम होता है। ठीक है, तो हम जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की जनरेशन है उसने ये बात समझ ली कि अभी भी बहुत चीजें हमें मालूम नहीं है, और यही वास्तविक प्रगति का कारण बना। जब नहीं मालूम है तो आप खोजोगे, आप बोलोगे पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप उसको ही सच मान लोगे तो आप खोजोगे नहीं। फिर जब विज्ञान ने एक के बाद एक समाधान से परे माने जाने वाली समस्याओं को सुलझाने की शुरुआत की, तो बहुत से लोगों को यकीन हो गया कि मानव जाति नया ज्ञान अर्जित करके और उसका प्रयोग करके किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकती है। ऐसा लगने लगा कि निर्धनता, पॉवर्टी, बीमारी, युद्ध, अकाल, बुढ़ापा और स्वयं की मृत्यु से मानव जाति की अपरिहार्य नीति नहीं है। मतलब अब लोगों को यकीन होने लगा कि बीमारियों से, पॉवर्टी से, अकाल से, वॉर से, सबसे जो है इंसान बच सकता है। कि ये महज हमारे अज्ञान का फल है। मतलब ये सिर्फ हम अज्ञानी थे इसलिए ये सब चीजें घट रही थी। सब पे विजय नहीं प्राप्त की गई, पर कोशिश तो सब वैज्ञानिक करते हैं। ठीक है, देखिए सेपियंस में लिखा है, एक प्रसिद्ध उदाहरण है बिजली गिरना। जो बिजली गिरती है, जो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से गिरता है, जबकि बहुत सी संस्कृतियों का विश्वास था कि बिजली का गिरना पापियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किए गए नाराज देवता के हथौड़े की चोट है। थोर का हथौड़ा। ठीक है, नॉर्वे के लोग मानते थे। वो कहते हैं कि बिजली का गिरना पापियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किए गए नाराज देवता के हथौड़े की चोट है। 19वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिक इतिहास के एक सर्वाधिक मशहूर प्रयोग के तहत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए बिजली का गिरना एक महज विद्युत करंट है, त्वरित झंझावात के दौरान पतंग उड़ाई। जब जो है वो बादल कड़क रहे थे, बिजली चमक रही, तब उन्होंने पतंग उड़ाया। फ्रैंकलिन के अनुभवपरक पर्यवेक्षणों और विद्युत ऊर्जा के गुणों के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें त्वरित चालक लाइटनिंग रॉड का आविष्कार करने में सक्षम बनाया, और इस तरह वे देवताओं को निहत्ता कर दिए। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह सिद्ध कर दिया कि ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं आप, इसको आप कैच कर सकते हैं कहीं पे आप, ये कोई देवता के हथौड़े की चमक नहीं है। मतलब ये है कि विज्ञान को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आप अज्ञानी हैं। आपके पास जो पुराना लिखा लिटरेचर है उसकी वैलिडिटी को आपको सत्यापित करना पड़ेगा, और फिर आपको नई चीजों पर सोचना पड़ेगा। आपको असंभव, जिसको लोग असंभव मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उसको भी यकीन करना पड़ेगा आपको कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तभी विज्ञान आगे बढ़ता है। तो याद रखिए, इसलिए दिमाग के दरवाजे बंद तो वैज्ञानिक तरक्की नहीं हो सकती है। दिमाग के दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे, अपने आप को अज्ञानी मानकर जो है ज्ञान की खोज में लगातार लगे रहना पड़ेगा, तो ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कई लोग इस बुक से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कई सारे जो है वो रिलीजियस, जैसे डार्विन की बुक पर एक जमाने में कभी विवाद हुआ था। ठीक है, वैसे ही सैपियंस को लेके भी कई लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन मैं कहता हूं कि खुले दिमाग से बुक पढ़िए, आपको देखकर लगेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी इस बुक में जिसने सच जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो इन्होंने लिख दिया है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।